जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए हैं। नंबर सिस्टम में ये दोनों संख्या पढ़ने के बाद उसी क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ा जाएगा पूर्णांक। उसी क्रम में आगे आज पढ़ा जाएगा पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं पूर्णांक को। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है भाई? पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक होता है, इसके तीन पार्ट हैं। ठीक है, पूर्णांक के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अगर पूर्णांक की परिभाषा की बात की जाए तो पूर्णांक की परिभाषा में हम ये कह देंगे, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या? धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए, पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांट दिया गया। धनात्मक संख्या, शून्य संख्या, ठीक है, और ऋणात्मक संख्या। तीन भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या की खोज, यानी पूर्णांक की खोज किसने किया है? तो जहलीन ने। पूर्णांक की खोज किसने किया है? तो जहलीन ने। ठीक है, इसका नाम वो अपने नाम जेड से रखना चाहते थे, लेकिन जेड से ऑलरेडी एक संख्या थी, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, यानी पूर्णांक को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहली चीज धनात्मक संख्या, दूसरी शून्य, तीसरा ऋणात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक संख्या यानी जो पॉजिटिव अंक के साथ है, जिसके साथ प्लस है। ऋणात्मक यानी जिसके साथ माइनस, और शून्य यानी जीरो। जैसे अगर मान लीजिए एक रेखा है, तो रेखा को बीच से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको यहाँ शून्य कहते हैं, इसके दाएं तरफ की हम प्लस कहते हैं और बाएं तरफ को हम माइनस कहते हैं। यानी इधर की जो संख्या होती है उसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव संख्या। जीरो से जो इधर होती है उसको हम निगेटिव संख्या कहते हैं। बात आई समझ में? पॉजिटिव संख्या को जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं और निगेटिव संख्या को जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। बात इतना समझ में आई? एक बार चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी खोज जहलीन ने की है। पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया, धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या। अगर एक संख्या रेखा पर इसको दर्शाया जाए तो संख्या रेखा को बीचों बीच से जब डिवाइड करते हैं तो उसको शून्य निर्धारित करते हैं। शून्य के दाएं तरफ पॉजिटिव होती है और शून्य के बाएं तरफ निगेटिव होती है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये चीजें हम लोग बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ा जा रहा है और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जिसको हम लोग देखते हुए चला जाएगा। इंग्लिश मैं बोल दूंगा, कुछ का लगेगा तो लिख भी दूंगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं इंग्लिश मीडियम वाले लोग। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश मेरी तंग है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें हैं, क्या क्या जानकारी है। पहली क्या है?
अगर पहली बात किया जाए तो हम कहेंगे प्रत्येक धन पूर्णांकों के साथ यदि ऋण पूर्णांक जोड़ा जाए तो उसका योग शून्य होता है। यानी प्रत्येक धन पूर्णांकों के साथ एक ऋण पूर्णांक जोड़ा जाए तो जो योगफल आता है वो शून्य होता है। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सेंटेंस देके मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि प्रत्येक धन पूर्णांक के साथ एक ऋण पूर्णांक जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। जैसे मैं लिख देता हूं जैसे, और हम उम्मीद करते हैं आप पेन कापी लेके बैठे होंगे क्योंकि बड़ा विस्तार से आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ा जा रहा है। मान लीजिए हमने कह दिया +5 एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके साथ हमको जोड़ने के लिए क्या कह रहा है वो -5 यानी ऋण पूर्णांक। अगर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये +5 और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का आपस में गुणा होगा, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो उसमें आता है माइनस, तो ये -5। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा। वही वो कहना चाह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के साथ यदि ऋण पूर्णांक जोड़ा जाता है तो उसका योगफल शून्य आता है। सेम ऋण पूर्णांक होना चाहिए, ये नहीं कि ये +5 है तो वो -6, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम ऋण पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसी में अगर दूसरा स्टेप में कहूं तो हम कहेंगे 2 धन पूर्णांकों का योग एक धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है। ठीक है, 2 धन पूर्णांकों का योग एक धन पूर्णांक होता है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक जानकारियां हैं। जैसे +2 + 3, अगर ये 2 धन पूर्णांक है, इनको अगर हम लोग जोड़ें तो मान लीजिए जैसे +2 हम थोड़ा लिखने में यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है इनको। ठीक है, अब ये समझिए, मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है, इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या होंगे भाई, ब्रैकेट खुलेगा 2, अब ये प्लस है, इनका गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, +3 यानी 3 2 5, तो ये भी क्या आया, एक धन पूर्णांक। यही चीज वो कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों का योग एक धन पूर्णांक होता है। दूसरी बात, इसी में अगर इसके अपोजिट बात कहें तो 2 ऋण पूर्णांकों का योग एक ऋण पूर्णांक होता है। अगर इसी की अपोजिट बात किया जाए तो क्या होता है, 2 ऋण, मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा, लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इन पे बेसिक सवाल जो बनेंगे, ठीक है, वो आपको काम आएंगे, क्योंकि ये चीजें भूल जाते हैं समय के साथ। ठीक है, लिख लेंगे तो कभी भी आप रिवाइज करेंगे तो उसको बड़ी आराम से आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा, 2 ऋण पूर्णांकों का योग एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे हमने क्या कह दिया भाई, -2 को जोड़ रहा है -3 से, यही सेम चीज हमने ले लिया, ऋणात्मक में ले लिया। अब देखिए जब ब्रैकेट खुलेंगे ये तो -2 ही आएगा, लेकिन इसको और इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस आता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब ऐसे कंडीशन में जब दोनों माइनस होते हैं तो अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी 3 2 5 अंकों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह से उतार देते हैं, चिन्ह से उतार देते हैं, यानी आंसर क्या आएगा, -5। तो वही वो कहना चाह रहा है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योग एक ऋण पूर्णांक होगा। बात है समझ में, यही वो कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ का 2 धन पूर्णांकों का योग एक धन पूर्णांक होता है, तो उसी तरह से क्या कह रहा, 2 ऋण पूर्णांकों का योग एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 धन पूर्णांक, इसी में आगे अगर कहे, ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग अगली कड़ी को।
क्या है इसकी अगली कड़ी देखा जाए। जैसे मान लीजिए कह दे दो पूर्णांकों का योगफल, वो अंतर लेते समय चिन्ह वही लेते हैं जो बड़ी वाली संख्या के साथ हो। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि जब हम धन यानी पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हो, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, ठीक है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं चाहे घटाना अंतर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम चिन्ह क्या लेते हैं, तो चिन्ह हम वही लेते हैं जो बड़ी वाली संख्या के साथ होती है। ठीक है, यानी हमारे एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि +7, ठीक है, प्लस -2। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, +7 अब प्लस माइनस, ठीक है, 2, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, +5। अब +5 ही क्यों लिखे, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 के साथ प्लस है तो इसलिए ये प्लस हो गया। अब जैसे ही अपोजिट ले लीजिए, -7 प्लस -2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो -7, अच्छा यहाँ +2, ठीक है, -7 प्लस फिर +2। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा भाई, अब प्लस 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 यानी 2, अब ये माइनस है ये प्लस है, देखिए घटेगा तब भी, यहां भी घट रहा था यहां भी घटेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस आया है यहाँ -5 आएगा, यानी 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 लिख देंगे। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं चिन्ह का लगाएं, तो खाली 5 लिख देंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह बड़े वाले के साथ माइनस है, यहाँ बड़े वाले के साथ प्लस था, तो यहाँ आप खाली 5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या चाहे 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां हम प्लस मान लेते हैं उसके आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खाली 5 और +5 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये रूल है कि पूर्णांकों का योग या अंतर करते समय हम चिन्ह वही लेते हैं जो बड़ी वाली संख्या के साथ होता है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, -7, ठीक है, तो माइनस बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस है इसके साथ, तो हम माइनस लगा देंगे। बात आई समझ में। चलिए कुछ और भी एग्जांपल ले लें, चलिए अंतर में भी ले लीजिए, अंतर में ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि +7 माइनस, आप कोई संख्या ले सकते, हम मेरे दिमाग में जो आ रहा है हम वही ले रहे हैं, आपके दिमाग में जो आएगा अपने हिसाब से करके देखिएगा। ठीक है, गलत नहीं, ये रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा छोटी सी चीज है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब यहां हम अंतर ले लिए, वहां तो योग था, तो चलिए +7, अब देखिए ये माइनस है यो माइनस है, इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तब 7 2 9, लेकिन दोनों प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी को अपोजिट ले लीजिए, हमने कह दिया -9 माइनस यहां +5। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब यहां हम लिखेंगे -9 फिर प्लस माइनस -5। अब दोनों चिन्ह सेम हो गए ना, तो जब चिन्ह सेम हो जाते हैं तो उनको जोड़ लेते हैं, यानी 9 5 14, 9 5 14, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। वो तो बड़ी वाले के साथ भी माइनस, अगर बड़ी वाले के साथ प्लस रहता तो हम प्लस लगाते हैं। बात आई समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें बड़े बन के पूछते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए मैं पॉइंट बोल देता हूं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो करते हुए चलिए, कर लेंगे तो काफी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि चीजें रिवाइज होती रहती हैं। आपको किताब उठाएंगे तो ये जो कई किताबों से छांट कर लिखेंगे वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्रत्येक धन पूर्णांक जितने भी ऋण पूर्णांक है उनसे बड़ा होगा। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा।
अब जैसे हमने ये कह दिया कि प्लस के 5 माइनस के 10, इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तब क्या कहेंगे, ये जो माइनस लगा है, ठीक है, इससे ये हमेशा बड़ा होगा। यानी जितने धन पूर्णांक होंगे और जितने ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांकों से हमेशा कौन बड़ा होगा, धन पूर्णांक, ठीक है। तो हम ऐसे लगा देंगे। बात आई समझ में। हम क्या कहेंगे इसको रूल में, रूल के अनुसार क्या है कि प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। दूसरी बात आपके पूर्णांक में एक संख्या ये भी तो आई थी, जीरो। जीरो क्या है भाई, शून्य। ये जो जीरो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ ये जीरो है, ठीक है। प्रत्येक धन पूर्णांक शून्य से तो बड़ा होगा, शून्य से तो बड़ा होगा, लेकिन जो ऋण पूर्णांक होंगे वो शून्य से छोटा होंगे। यानी शून्य ऋण पूर्णांक से बड़ा होगा। यानी दूसरी भाषा में हम कहें तो शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होगा। यानी जो शून्य है वो ऋण पूर्णांक से बड़ा है लेकिन धन पूर्णांक से छोटा है। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से सुन लीजिए। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होगा, शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होगा। बात क्लियर है। यानी जैसे हमने कह दिया -3 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, 0 बड़ा है। लेकिन अगर वही हम कह दिए +3 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे +3 बड़ा है, ठीक है। अब बात आती है कि ऋण ही ऋण पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक ऋण हो, 1 2 और 1 -5, 1 2 और 1 -5। अब इसमें कहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए दोनों ऋण पूर्णांक हैं, दोनों ऋण पूर्णांक हैं। अब इसमें कह रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो देखिए जब बात दोनों ऋण धन पूर्णांक में तो आप बता देंगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि +5 है और +7, तो में बड़ा कौन होता है, आप कह देंगे 7। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन क्या आती है इसमें, समझिए, जो जितना छोटा होगा, माइनस के साथ जो अंक जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है, और जो अंक जितनी बड़ी होती है माइनस के साथ वो उतनी छोटी होती है। बात आई समझ में। यानी इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे -2, -5 छोटा है। इन दोनों में जो बड़ा है वो आपका क्या है, -2, ठीक है। यानी शून्य के जो जितने करीब होंगे वो बड़ा होंगे, शून्य से जो जितने दूर होंगे वो छोटा होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग पूर्णांक में कह रहा, पूर्णांक में शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्णांक में शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा। बात आई समझ में। इस तरह से सवाल बना के पूछ लिया, शून्य के पूर्णांक में शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से पूर्ण संख्या में शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा, ठीक है। फिर प्राकृतिक संख्या में शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा, ठीक है।
बात आई समझ में? तीनों में बातें समझिए। तो पहले नंबर, प्राकृतिक संख्या में शून्य आता ही नहीं है, तो हम कह देंगे इसमें ये सवाल ही गलत है। अगर आपसे ऐसे पूछ देगा तो इसमें हम कह देंगे कि डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन में ऐसे करके देगा, ठीक है, या कहेगा कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात, पूर्ण संख्या में पूछेगा, पूर्ण संख्या में शून्य का पूर्ववर्ती क्या है? तो आप जान रहे हैं कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या शून्य ही होती है, तो शून्य से पीछे हम जा नहीं सकते, तो हम कह देंगे कि पूर्ण संख्या में शून्य का पूर्ववर्ती कोई नहीं होता है। लेकिन अगर वही कह देगा पूर्णांक में शून्य का पूर्ववर्ती क्या है, तो आप जान रहे हैं पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य का जो पूर्ववर्ती है, यानी 0 में से -1 करेंगे तो ये -1 आएगा। यानी पूर्णांक में शून्य का पूर्ववर्ती क्या है? तो हम कहेंगे -1 है। क्या कहेंगे? -1 है। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम कहेंगे डाटा अपर्याप्त है, इसमें हम कहेंगे इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है और इसका -1 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें एक शब्द आता है योगात्मक प्रतिलोम। एक शब्द आता है योगात्मक प्रतिलोम। आप लोग शब्द सुने भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन चलिए यहां थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। योगात्मक, ठीक है, प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, एडिंग इनवर्स, ठीक है, एडिंग इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि यदि दो पूर्णांकों का योग, यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य है, क्या है? यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य है तो वो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है? यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य है तो वो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे आप लिख लीजिएगा, हमने उसको बोल दिया, जैसे में समझिए, जैसे में हमने ये कह दिया +6 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, यानी +6 प्लस -6, ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये +6 प्लस माइनस यानी बराबर 0। यही चीज हमने परिभाषा में कहा कि यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य होता है तो वो दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। बात समझ में आ रही है? यानी +6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 है, ठीक है, +6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 है। क्लियर है? लेकिन आपसे हो सकता अंक दे, नहीं तो अक्षर दे देगा। मान लीजिए कह दिया +1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आपका आंसर होगा -1। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब संख्याओं के गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं उसको भी बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब यह होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल यदि 1 आए, दो पूर्णांकों का गुणनफल यदि 1 आए तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया
कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कह देंगे भाई 1/3। यानी इन तीन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे यानी 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। यही बात परिभाषा में कही गई है। क्या कही गई है? यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 1 आए तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म, पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। क्या? गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। अब पहला क्या आता है इसमें? संवरक नियम। क्या आता है? संवरक नियम, इंग्लिश में क्लोजर लॉ। इंग्लिश में क्लोजर लॉ। बात समझ में आई? यानी इसका मतलब क्या हुआ? यदि ए तथा बी एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, तो पहला यहां यही होगा, क्या a + b एक पूर्णांक होगा? क्या a + b एक पूर्णांक होगा? दूसरा आगे आप पूरा लिख लीजिएगा। क्या a - b एक पूर्णांक होगा? तीसरा, क्या a × b एक पूर्णांक होगा? चौथा, क्या a/b एक पूर्णांक होगा? ठीक है, तो इन तीनों का आंसर होगा हाँ। क्या? इन तीनों का आंसर होगा कि पूर्णांक प्राप्त होता है या होगा। ठीक है, पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन इसका आंसर होगा कि पूर्णांक नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। बात समझ में आई? जैसे अभी आप पीछे देखे ही है, ठीक है, कि चाहे वो पूर्णांक में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जोड़े तो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है कहलाएगा पूर्णांक, घटाएंगे तब भी चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है कहलाएगा पूर्णांक। गुणा में भी वही है, दोनों का गुणा करें चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है कहलाएगा पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक भिन्न हो ये नहीं होता। पूर्णांक क्या होता है? भिन्न नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ये भाग का रूल लागू नहीं होगा। बात आई समझ में? चलिए आगे समझते हैं। अब इसी में बात आती है क्रम विनिमय नियम। क्या आती है? अब इसी की जगह पर हम लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। इसी की जगह पर हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। बात आई समझ में? कम्यूटेटिव लॉ। सेम चीजें वही बात। यदि ए तथा बी
यदि ए तथा बी एक पूर्णांक है तो क्या, वही सेम बातें आएंगी। पहला बात ये कि क्या ए प्लस बी एक पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। क्या होता है इसमें भाई, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दूसरा ए, देखिए ए माइनस बी, फिर बी माइनस ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए। ये चीजें पलट जाती हैं, यानी उल्टा हो जाती हैं, ठीक है। फिर ए डिवाइडेड बाई बी, तो फिर बी डिवाइडेड बाई ए। तो यही कह रहा है क्या ऐसा होगा, तो वही कह रहा है क्रम विनिमय नियम में यदि ए तथा बी एक पूर्णांक है तो क्या ए प्लस बी, यानी क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम लागू होगा, तो आप कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे, हाँ। क्या योग का क्रम विनिमय नियम लागू होगा, तो आप कहेंगे हाँ। क्या अंतर का क्रम विनिमय नियम लागू होगा, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। क्या कहेंगे, नहीं। क्या गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू होगा, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है। जो नहीं वाले में बराबर काट देते हैं, ठीक है। भाग में, तो आप कहेंगे नहीं। अब थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए, आप चाहे पॉजिटिव अंक लेके देख लीजिए, चाहे निगेटिव अंक लेके देख लीजिए, इनमें आप रख के देखिए, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया, कोई भी चीजें आप ले लीजिए, 2 3, तो 3 2 5, और फिर इधर भी 2 3 5, लेकिन यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो -1, लेकिन यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो +1। क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बराबर नहीं होने के नाते क्या है, अंतर का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब अगर यहाँ बराबर लग रहे हैं तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। संवर्ग नियम में इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। इसलिए वहां क्या है कि अंतर भी लागू है, लेकिन यहाँ दोनों ऐसे लिखी जाती हैं, इसलिए यहाँ लागू नहीं है। बात आई समझ में। अब सेम बातें आ जाइए इसमें, ठीक है। सेम बातें अगर हम आ जाएं साहचर्य नियम में, तो चलिए साहचर्य नियम को समझते हैं हम लोग। यही चारों बातें वहां भी पूछी जाएंगी साहचर्य नियम में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल एग्जामों में कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, यानी बेसिक जानकारी। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है, ये उसको दुरुस्त कर रही है, ठीक है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, बात समझ में आई। एसोसिएटिव लॉ। अब सेम बात है, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। ए, यहां ए बी तथा सी एक पूर्णांक है। तो पहली बात, क्या पहली बात भाई, क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब देखिए बराबर यहां लग रहा था, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाला भी बराबर, यानी इन दोनों को इन तीनों को जोड़ने पे जो आए वही चीज यहां भी आए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा यानी बी पार्ट इसका ए माइनस बी माइनस सी बराबर, अभी चेक किया जाएगा हम लोग, ठीक है। फिर ए माइनस बी माइनस सी। तीसरा ए इंटू बी इंटू सी, फिर ए इंटू बी इंटू सी। चौथा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी बराबर, अभी हम सब में बराबर लगा रहे हैं, अभी इन पे सवाल होंगे, ठीक है। फिर ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो अब ये पूछ रहा है
कि पूर्णांक में योग का साचर नियम लागू होगा, तो आप कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे? हाँ। कैसे चेक किया जाए? क्या कहेंगे हम, कैसे चेक किया जाए? तो मान लीजिए हमने कह दिया a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। इनको जोड़िए, 3 2 5 4 9। तो यहाँ अगर 9 आ रहा तो ये भी तो 9 आएगा, बस ब्रैकेट का अंतर है। मान लीजिए यहाँ पहले इन दोनों को जोड़ा है, यहाँ क्या किया, ब्रैकेट में पहले इन दोनों को जोड़ेगा, लेकिन अंतर में तो हम कह दिए ये हाँ, लेकिन अंतर में देखिए तो 2 - 3 - 4 बराबर 2 - 3 - 4। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में होता है उसी को पहले सॉल्व किया जाता है। बात आ रही समझ में? तो अगर 2 में से 3 जाएगा तो -1, फिर ये -4 बराबर, यहाँ 3 में से 4 जाएगा तो 2 -1। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों माइनस माइनस तो क्या हो रहा था, जुड़ जा रहा था, तो 4 1 5, लेकिन सिंबल यही आ जाएगा बराबर। अब ये दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 2 1 3 और ये -5। तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ काट देंगे और यहाँ लिख देंगे कि पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। बात आई समझ में? अब यहां आपसे क्या पूछा है कि क्या योग का साचर नियम पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि अंतर का साचर नियम पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। अब तीसरा गुणा में आ जाइए, तो कह रहा गुणा का साचर नियम पूर्णांक होगा, तो आप कह देंगे हाँ। क्या कह देंगे? हाँ। गुणा का क्या, गुणा का साचर नियम पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। भाग का साचर नियम पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे नहीं। बात आई समझ में? आप कह देंगे नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, ये दोनों है, ये नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो ले लें स्क्रीनशॉट। इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इसको योग का साचर यानी पूर्णांक के योग का साचर नियम, ये पूर्णांक के अंतर का साचर नियम, ये पूर्णांक का गुणन का साचर नियम, ये पूर्णांक के भाग का साचर नियम। बात समझ में आई? यानी इसको इस तरह से कहा जाए, यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि पूर्णांक के योग का साचर नियम क्या एक पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। पूर्णांक के अंतर का साचर नियम क्या एक पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे नहीं। बात आई समझ? यानी सवाल ऐसे पूछे जाएंगे वहां, हमने इसको डायरेक्ट वे में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि उस तरह से समझाएं, मतलब लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, तो हम बोल दिए हैं, आप उसको लिख लेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए चीजों को पढ़ने में बड़ा मजा आएगी, ठीक है, लेकिन यह है कि आप मन से पढ़िए, खास करके यूपी टेट सी टेट वाले बंदे इस नियम को तो विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि हर साल एक सवाल आते हैं इस पे। ठीक है, बाकी और स्टेट के भी जो है, उनकी स्टेट का टेट सी टेट तो मान लीजिए सभी के लिए है, लेकिन स्टेट का सी टेट सबका, स्टेट का टेट अलग अलग होता है। ठीक है, हरियाणा का टेट, बिहार का टेट, राजस्थान का टेट, सबका है। ठीक है, चलिए इसी में आता है बंटन नियम। अब बंटन में दो ही बातें आती हैं, योग आता है, अंतर आता है। बंटन नियम, इसी को वितरण नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को वितरण नियम भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, योग में क्या होता है कि a × b + c बराबर
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अंतर में क्या होता है, ए इंटू बी माइनस सी, यानी ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो कहेगा पूर्णांक में योग का बंटन नियम क्या एक पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। अब कहेगा अंतर में बंटन नियम क्या एक पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे हाँ। ये दोनों कंडीशन में पूर्णांक होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। एक नोट लिख लीजिए, यहां आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, बोल देता हूं। नोट क्या है, नोट कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और पूर्णांक क्या, देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीनों, ये तीनों भिन्न या दशमलव में नहीं होती हैं। क्या समझे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों भिन्न या दशमलव में नहीं होती हैं। ये इसका नोट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, अब इसमें दो बातें, एक बातें और समझिए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये दोनों निगेटिव नहीं होती हैं। भिन्न तो नहीं ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरा नोट हम क्या कहें, यहां अगर इसको हम पहला नाम दे दें तो दूसरा हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। पीछे हम वीडियो में बताए भी हैं और यहां हमने लिख दिया नोट्स में। ठीक है, पहला नोट्स क्या है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीनों ना तो भिन्न होंगी और ना ही दशमलव में जाएंगी। जब भिन्न होंगी नहीं तो दशमलव में जाने का सवाल है नहीं उठता है। दूसरी बात कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। अब इन पे कुछ सवाल देखते हैं। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग एकदम बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, घबराना नहीं, बहुत इत्मीनान से पढ़ते हुए चलना है। और आप लोग बहुत मन दिल लगा के पढ़िए, एक बार पढ़ना बढ़िया से, और ये हमेशा के लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सवाल क्या है, -100 यानी -100 तथा +100, -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। चलिए मैं सवाल ही लिख दिया, क्वेश्चन है आपके, -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। ठीक है, के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 199, तीसरा ऑप्शन है 198 और चौथा ऑप्शन है 192।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहां आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की बात किया, तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग इसको सॉल्व में देखें, इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेके -99 तक कितने पूर्णांक हो गए भाई? 99 तो ये हो गए, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी एक पूर्णांक हमने काउंट किया। तो क्या हुआ, यहां मैं लिख देता हूं, -1 से -99 तक कितने पूर्णांक भाई? पूर्णांक है, तो आप क्या कहेंगे? 99। उसी तरह से +1 से +99, क्यों +99 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहा इनके बीच, ठीक है, तक कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 99। लेकिन एक पूर्णांक और भी है, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो क्या आएगा भाई? योग अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा योग? 9 9 18, 18 9, फिर 9 9 18 1 19, ठीक है। देखिए 9 9 18, 18 को 8 हासिल 1, फिर 9 9 18 1 19। लेकिन एक पूर्णांक छूटा हुआ, देखिए -1 और +1 के बीच भी तो कोई आता है, क्या आता है? 0। यानी अगर उसको भी हम जोड़ देंगे तो कुल कितने हो गए? 199। बात है समझ, देखिए बड़ा बेसिक सा सवाल है, अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम जान रहे हैं तो कितना आसान होगा। यानी -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक है, तो आपका आंसर होगा 199, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक है। सवाल मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे सवाल लग जाएगा। ये एकदम कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, अगर आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो एकदम नहीं लगा पाएंगे इसको। जैसे सवाल क्या कहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। यानी क्या कहा है कि पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। बात आई समझ में? कह रहा निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। पहला कथन दिया है, यहीं पर पहला लिखा है, भाग का क्रम विनिमय, भाग का क्रम विनिमय। दूसरा लिखा है, यानी ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक गुणात्मक तत्सम है, एक गुणात्मक तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक है। दूसरा व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, यानी तीसरा व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। बात आई समझ में? भाग का क्रम विनिमय नियम है, ये कह रहा नहीं है, ये क्या कहना चाह रहे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और तीसरा चौथा गुणन साचर होता है, साचर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है, यानी पूर्णांक के लिए ये सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा बताना है। तो इसमें
ये, क्योंकि हमने बताया ये गुणन के रूप में एक के बारे में क्या बताया गुणात्मक प्रतिलोम में कि दो पूर्णांकों का गुणनफल अगर एक होता है तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये बात इसके लागू होता है। व्यवकलन मतलब अंतर की बात करना चाह रहा है, ठीक है। व्यवकलन मतलब अंतर। तो आप जान रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम में अंतर नहीं सही होता है। यानी अगर ये कहा जाए पूर्णांक का अंतर या क्रम विनिमय, यानी इसको अगर हम ये कहें कि दो पूर्णांकों का अंतर क्या एक पूर्णांक होता है, तो इस रूप में तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन क्रम विनिमय नियम के रूप में हम अगर ये कह देंगे क्या अंतर का क्रम विनिमय नियम एक पूर्णांक होता है, तो आप कह देंगे नहीं। तो वही चीज यहाँ अंतर की जगह व्यवकलन शब्द यूज किया है। अब बाकी गुणन में आप जानते ही हैं क्योंकि वो होता है, गुणा तो आप में सब में होता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाग। देखिए ये पूरा बेसिक कंसेप्ट पे आधारित था, ठीक है, जो कि बहुत ही मजेदार सवाल आते हैं। जब हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सवाल देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।